हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द गिल्टी कॉन्शियंस। ये एक मिस्ट्री कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है। इसमें लॉयर अपने एक केस को मामूली समझकर हार जाता है, लेकिन बाद में वही केस उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, जिस वजह से लॉयर उस केस को दोबारा रीओपन करवा के उसे फिर से लड़ता है और अंत में जीत भी जाता है। तो चलिए अब ज्यादा न देरी करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग साल 2002 से होती है। यहाँ हम एड्रियन लैम नाम के मैजिस्ट्रेट को देखते हैं। लैम हाल ही में प्रमोट होकर मैजिस्ट्रेट बना था। दूसरी तरफ कोर्ट में पब्लिक लैम के आने का इंतजार कर रही थी ताकि किसी तरह सुनवाई शुरू हो। वहीं लैम को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। तभी लैम के ऑफिस में उसकी असिस्टेंट आकर कहती है, कोर्ट का शेड्यूल टाइट है, अगर आप कोर्ट में नहीं हाजिर हुए तो ये केस भी पिछली बार की तरह किसी दूसरे जज को देना पड़ेगा। लैम कहता है, क्या ये केस मर्डर का है? असिस्टेंट कहती है, नहीं। लैम कहता है, फिर मैं इस केस को जरूरी नहीं समझता। तो इसे सुन असिस्टेंट वहां से चली जाती है। आगे लैम पर ऊपर से दबाव आता है और लैम को फाइनली कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ता है। इधर कोर्ट में लेट आने के कारण लैम को चोरी और मानहानि से जुड़े 2 केसेस का फैसला एक साथ सुनाना होगा, लेकिन लैम आलसी मैजिस्ट्रेट था, इसलिए लैम दोनों केसेस की सिर्फ बेसिक बातें जानकर जल्दी से दोनों केस का फैसला सुना देता है। फैसला सुनाने के बाद जब लैम अपने ऑफिस में जाता है तब उसे मेज में रखा एक लेटर दिखता है। जब लैम लेटर खोलकर पढ़ता है तब उसमें लिखा हुआ था कि लैम को उसके बिहेवियर के कारण जज की पोस्टिंग से हटाया जा रहा है। इसे देख लैम को काफी गुस्सा आता है। आगे लैम अपने पुराने दोस्त टीके से मिलता है। टीके किसी लॉ कंपनी का सुपीरियर था। टीके बताता है, तुमने अपनी बॉस क्रिस्टीना के नाक पर दम कर रखा था, इसलिए उसने तुम्हें जज की पोस्ट से डिमोट कर दिया। क्रिस्टीना तुम्हारे साथ कुछ और भी बुरा कर सकती है, इसलिए अब भी वक्त है, तुम मेरी लॉ कंपनी ज्वाइन कर लो। वहाँ अगर कोई बड़ा केस लड़ने के लिए मिला तो तुम मालामाल हो जाओगे। आगे लैम टीके की बात मानकर उसकी लॉ कंपनी ज्वाइन कर लेता है। कंपनी में टीके लैम को उसका पहला केस समझाता है। ये केस जॉलन नाम की एक सिंगल मदर से जुड़ा हुआ था। जॉलन पहले टॉप मॉडल थी, लेकिन अपनी बेटी एल्सा के पैदा होने के बाद उसने मॉडलिंग छोड़ दी। फिलहाल इसकी बेटी एल्सा चोट लगने के कारण कोमा में चली गई है और ये पूरा केस चाइल्ड नेग्लेक्ट का है। इतना बताते ही वहाँ पर उन्हीं की कंपनी की बैरिस्टर एवलिन आ जाती है। बैरिस्टर का काम कोर्ट में केस को पेश करने का होता है और अब से एवलिन लैम के लिए काम करेगी। इसके बाद लैम अपने ग्रुप के आखिरी मेंबर से मिलने कमरे के अंदर जाता है। लैम का वो आखिरी मेंबर प्रिंस था। प्रिंस चाइल्ड नेग्लेक्ट के केस का लीगल एग्जीक्यूटिव बनेगा, यानी लैम को लॉ से जुड़ी सारी बातें बताने का काम प्रिंस का होगा। आगे ये तीनों केस की डिफेंडेंट जॉलिन से मिलती हैं। एवलिन जॉलिन से कहती है, मिस्टर लैम और मैं आपके केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे और मैं जानती हूँ कि आपने ये सब पहले भी बताया होगा, लेकिन हम आपके मुँह से जानना चाहते हैं कि क्राइम वाली रात को क्या हुआ था। तो जॉलिन के बताते ही मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस रात जॉलिन अपनी बेटी एल्सा को जल्दी सुला रही थी क्योंकि एल्सा को जोर का फीवर था। यहाँ एल्सा बचपन से ही कुछ सुन या फिर बोल नहीं सकती थी, इसलिए जॉलिन को एल्सा से इशारों में बात करनी पड़ती थी। एल्सा को सुलाने के बाद जॉलिन ने गार्डन में थोड़ा सा ड्रिंक किया और वैसे ही जॉलिन की आंख लग गई। जब जॉलिन की नींद खुली तब तक ऑलरेडी 2 घंटे बीत चुके थे। अब जॉलिन ने वापस घर में जाकर देखा तो वहाँ एल्सा जमीन में लेटी हुई थी और एल्सा के सर से काफी सारा खून बह रहा था। जॉलिन कहती है, फिर एम्बुलेंस वाले आकर एल्सा को ले गए और थोड़ी ही देर में मुझे चाइल्ड नेग्लेक्ट के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। उन लोगों का कहना था कि एल्सा के सर में इतनी बुरी चोट इसलिए लगी क्योंकि उस पर मैंने हाथ उठाया था, लेकिन मैं एल्सा को बिल्कुल नहीं मारती थी। लैम कहता है, आपके हस्बैंड इस हादसे के वक्त किधर थे? जॉलिन बताती है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। एक्चुअली एल्सा के पैदा होते ही मेरा पार्टनर मुझे एल्सा के साथ छोड़कर भाग गया। तब से एल्सा और मैं घर में अकेले रह रही थी। तब एवलिन जॉलिन के सामने हॉस्पिटल की रिपोर्ट पढ़ती है। इसमें बताया गया था कि एल्सा को किसी बड़े आदमी ने जानबूझकर टेबल की तरफ धकेला था, जिस कारण एल्सा के सर में गहरी चोट आई। इस रिपोर्ट को देख जॉलिन हैरान होती है। लैम कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम अपराधी भी साबित हुई तब भी तुम्हें ज्यादा लंबी सजा नहीं मिलेगी, इसलिए रिलैक्स रहो। अगला सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है। इधर जॉलिन की तरफ से बयान देने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं जो मर्डर के बाद पेट्रोलिंग कर रहा था, लेकिन कोर्ट में आते ही गार्ड अपनी स्टेटमेंट बदल लेता है। गार्ड कहता है, उस रात पेट्रोलिंग के वक्त मैं जॉलिन के घर के पास था। वहाँ जॉलिन के घर की लाइटें ऑन थी और जॉलिन की बेटी एल्सा पर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसे सुन जॉलिन गार्ड से कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको भी पता है कि उस रात मैं अपने गार्डन में ड्रिंक करके सो रही थी। तब बीच में एवलिन जॉलिन को शांत करके गार्ड से कहती है,
फाइल के अकॉर्डिंग आपने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी थी जो स्टेटमेंट आप इस वक्त कोर्ट में दे रहे हैं। गार्ड हिचकते हुए कहता है, मैं जॉलिन को गुनहगार नहीं कह रहा हूँ, मैं बस उतना बता रहा हूँ जितना मैं जानता था। एवलिन कहती है, लेकिन इस सब के बारे में आपने फाइल में कुछ भी मेंशन नहीं किया था, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि कोर्ट में अचानक से ये सब बातें बताना जरूरी होगा? और अगर मान भी लेते हैं कि आपने ये सब होता हुआ देखा था, तो क्या एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप एक बार उस घर में देखने जाएं कि कहीं कोई खतरे में तो नहीं है? आप इस बारे में उसी वक्त पुलिस को खबर भी कर सकते थे। क्या आपने ऐसा कुछ किया? गार्ड कहता है, नहीं। एवलिन कहती है, योर ऑनर, शायद इतना काफी होगा ये साबित करने के लिए कि गार्ड ने अभी जो बयान दिया था वो सब जानबूझकर बनाया गया झूठा बयान था, इसलिए इस बयान पर यकीन ना किया जाए। ऐसा कहकर एवलिन बैठ जाती है और आज का ट्रायल यहीं खत्म होता है। आगे एवलिन लैम और प्रिंस हॉस्पिटल में एल्सा के ठीक होने का वेट कर रही होती हैं ताकि उसका बयान ले सके। एल्सा के बयान से ये केस एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। फिर एल्सा के होश में आते ही ये तीनों उसके पास जाती हैं। एल्सा सिर्फ इशारों में बात करती थी, इसलिए लैम एल्सा से इशारों में कहता है, क्या तुम्हारी ये हालत तुम्हारी मॉम की वजह से हुई है? तो इस पर एल्सा ना का इशारा करती है, यानी उसकी मॉम ने उसे कुछ नहीं किया था। तब लैम पूछता है, फिर तुम्हारी इस हालत का असल जिम्मेदार कौन है? तब इससे पहले एल्सा कुछ बता पाती उतने में ही वहाँ हॉस्पिटल स्टाफ आ जाती है। दरअसल एल्सा की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए लैम और उसके साथियों को बाहर भेज दिया जाता है। लैम को ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो ये केस जीत जाएगा और कल कोर्ट में ही एल्सा बता देगी कि असल में उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन था। आगे लैम यही सब सोचकर अपने घर जाने लगता है। तभी लैम को एक अर्जेंट कॉल आती है और लैम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। असल में इधर एल्सा होश में आने के कुछ देर बाद ही मर गई थी। दूसरी तरफ जेल में ये खबर जॉलिन को मिलती है और जॉलिन इस पर बहुत रोती है। अगली सुबह लैम फिर से जॉलिन से मिलने जाता है। एल्सा के मरने के बाद से जॉलिन की हालत और भी खराब हो गई थी। लैम कहता है, आप घबराइए मत, जब एल्सा कोमा में थी तब हमारी उससे बात हुई थी, उसने इशारों में हमें कुछ कहा था जो मैं जानना चाहता हूँ। तब प्रिंस एल्सा का किया इशारा करके दिखाता है। जॉलिन कहती है, एल्सा ने आप लोगों से कहा था कि मॉम मुझे कभी नहीं मारती थी। लैम कहता है, अब हमें आगे फूक फूक के कदम रखना होगा क्योंकि ये एक मैनस्लॉटर केस बन गया है, यानी आरोपी साबित होने पर आपको लाइफ सेंटेंस भी हो सकती है। लेकिन मुझे एल्सा के बयान पर पूरा यकीन है, हमें कोई ना कोई विटनेस मिल ही जाएगा। एवलिन कहती है, वैसे क्या आप हमें बता सकती हैं कि उस रात आपके घर में आपकी बेटी के अलावा कोई और आया था? जॉलिन कहती है, हाँ, मेरा पार्टनर और एल्सा के फादर डॉक्टर डेसमोंड आए थे। रात को लैम कहता है, इसका मतलब असली कातिल डॉक्टर डेसमोंड थे। प्रिंस कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने पता लगाया कि हादसे के वक्त डेसमोंड अपने स्टूडियो में काम कर रहा था। ये केस काफी उलझा हुआ है, पर पता नहीं इस केस में मीडिया इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही। टीके कहता है, मीडिया को टीवी में कुछ टेलीकास्ट करने से पहले डेसमोंड की परमिशन लेनी होगी। डेसमोंड टाइकून परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अगले दिन लैम डॉक्टर डेसमोंड से जाकर मिलता है। लैम डॉक्टर से कहता है, आपका कहना है कि आप जिस वक्त जॉलिन के घर गए थे उस वक्त जॉलिन की बेटी एल्सा जमीन में लेटी हुई थी, लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपने जॉलिन के घर में एंटर किया था उस वक्त उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था या फिर बंद था? डॉक्टर कहता है, दरवाजा खुला हुआ था। लैम कहता है, बहुत अच्छे, दरवाजा खुला होने का मतलब है कि उस घर के अंदर जॉलिन के अलावा कोई और भी आ सकता था। आपका ये बयान कोर्ट में देते ही हम इस केस के बाकी सस्पेक्ट से भी पूछताछ कर पाएंगे। तो डॉक्टर इस पर हाँ कहता है। आगे हम डॉक्टर की वाइफ विक्टोरिया को देखते हैं। विक्टोरिया के बुलाने पर उनसे मिलने टिंग होंग नाम का आदमी आता है। टिंग होंग एक रिटायर्ड लॉयर रह चुका था और डॉक्टर की फैमिली से टिंग होंग की गहरी दोस्ती थी। टिंग होंग डॉक्टर और उसकी वाइफ से कहता है, आप दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस डॉक्टर को मुझे वो सब बताना होगा जो सब उसने लॉयर लैम को बताया है। तो डॉक्टर इस पर राजी हो जाता है। अगली सुबह डॉक्टर को कटघरे में पेश किया जाता है। लैम डॉक्टर से कहता है, क्या आप बताएंगे कि जिस वक्त हादसा हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? डॉक्टर कहता है, उस वक्त मैं अपने स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था। शूटिंग करने के बाद मैं जूलिन से मिलने उसके घर चला गया और वहाँ मुझे मेरी बेटी एल्सा जमीन में पड़ी हुई दिखी। लैम कहता है, उस वक्त जॉलिन के घर का दरवाजा खुला था या बंद था? तो इधर डॉक्टर झूठ बोलकर कहता है, दरवाजा बंद था और दरवाजे को खोलने के लिए मैंने अपनी पर्सनल की इस्तेमाल की थी। इसे सुन लैम हैरान होकर कहता है, क्या आप पूरा यकीन के साथ कह सकती हैं कि दरवाजा बंद था?
डॉक्टर दोबारा कहता है, हाँ मैं कंफर्म हूँ कि दरवाजा बंद ही था। तो लैम ऑब्जेक्ट करता है कि विटनेस अपना बयान बदल रहा है, लेकिन जज कहता है आपके पास ये साबित करने का कोई सबूत है, जैसे कि कोई फाइल जिसमें विटनेस का लिखित बयान हो। तो इधर लैम बुरी तरह फंसता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में वो डॉक्टर का रिटन एविडेंस लेना ही भूल गया था, जिससे साबित हो सके कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। इसी के साथ लैम के पास इस केस का कोई और विटनेस भी नहीं था। इस तरह से लैम ये केस हार जाता है और जज जॉलिन को उसकी बेटी को मारने के आरोप में 17 साल की सजा सुनाता है, जिसके बाद जॉलिन को जबरदस्ती जेल ले जाया जाता है। केस क्लोज होने के बाद एवलिन लैम को डांटते हुए कहती है, तुम कैसे लॉयर हो, तुमने अपने विटनेस का लिखित बयान तक नहीं लिया। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण वो लड़की निर्दोष होते हुए भी 17 साल की जेल काटेगी। तो इधर लैम को भी पहली बार किसी केस को हारने का बहुत ज्यादा अफसोस होता है। रात में लैम को हम बार के कुछ गुंडों से झगड़ता हुआ देखते हैं। दरअसल लैम ने केस हारने के गम से काफी ज्यादा शराब पी थी। तभी वहां से गुजरते वक्त लैम को उसका पुराना दोस्त जेम्स देख लेता है। आगे जेम्स लैम को किसी तरह अपने साथ लाकर उससे शांति से बात करता है। लैम खुद से काफी नाराज था, क्योंकि उसके कारण एक मासूम औरत सलाखों के पीछे हो गई। तब जेम्स लैम को समझाता है, याद करो हम दोनों साथ में लॉ स्कूल गए थे। हम दोनों ने लॉ स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था ताकि कामयाब लॉयर बनकर काफी सारे पैसे कमा सके। लेकिन जरा खुद को देखो, अब तुम एक शराबी से ज्यादा कुछ नहीं हो। अभी भी तुम्हारी लाइफ में आगे और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो लैम को जेम्स की बात ठीक लगती है। फिर अगले ही दिन से लैम दोबारा अपने काम में जुट जाता है और इसी के साथ मूवी डायरेक्ट 2 साल आगे बढ़ती है। अब तक लैम उस केस से मूव ऑन कर चुका था। इधर लैम को उसका नया केस मिला है, लेकिन ये केस पूरी तरह किसी अंडरवर्ल्ड माफिया से जुड़ा हुआ होता है। आगे हम लैम को भागते हुए हॉस्पिटल में आता देखते हैं। दरअसल 2 साल पहले जिस गार्ड ने जॉलिन के बारे में झूठा बयान दिया था, उसे अपने बयान पर अफसोस हुआ और उसने हॉस्पिटल में ही खुद की जान ले ली थी। इसलिए लैम उसकी बॉडी देखने आया था। अब लैम को फिर से वो जॉलिन केस याद आ जाता है और लैम उस गार्ड का आखिरी वक्त में लिखा हुआ सुसाइड नोट दिखता है। इस नोट में गार्ड ने साफ साफ लिखा था कि उसने कोर्ट में गलत गवाही दी थी। इसे देख लैम अगली सुबह एवलिन से जाकर मिलता है और उसे सिक्योरिटी गार्ड के उस नोट के बारे में बताता है। लैम कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर पूरी कायनात चाहती है कि हम ये केस दोबारा से रीओपन करें। एवलिन कहती है, अब इसमें काफी देरी हो गई है, अब जॉलिन तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मैंने जॉलिन की फाइल को पढ़ा है, उसने हाल ही में कई सारे लॉयर्स को अप्रोच किया है, लेकिन कोई भी उसका केस नहीं ले रहा। ऐसा कहकर एवलिन लैम को वहाँ से जाने कहती है। आगे एवलिन के ऑफिस में टीके आता है। टीके ने एवलिन और लैम के बीच की सारी बातें सुन ली थी। टीके एवलिन से कहता है, मैं जानता हूँ कि लैम ने जॉलिन के केस में लापरवाही बरती थी, लेकिन जरा लैम की जगह तुम खुद को रख कर देखो और गहराई से सोचो कि क्या लैम को उसकी गलती सुधारने का दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए। तो इसे सुनने के बाद एवलिन लैम के घर जाती है, लेकिन कमरे में एंटर करते ही एक आदमी एवलिन की गर्दन में चाकू तान लेता है। दरअसल इधर लैम के घर में कई सारे अंडरवर्ल्ड माफियाज आए थे। ये वही माफियाज थे जिनका केस लैम ने अपने हाथों में लिया था, लेकिन लैम ने एन वक्त पर इनका केस लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उसे जॉलिन के केस को रीओपन करवाना है। इसलिए माफिया का बॉस वो लैम को बहुत मारता है। तब लैम कहता है, मैं तुम सभी को तुम्हारी दी हुई फीस सूद समेत वापस कर दूंगा, पर किसी भी कीमत पर मैं ये केस फिलहाल के लिए नहीं लड़ूंगा। तब वो पैसे रिफंड करने की बात मानकर उन्हें उनकी हालत में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन लैम हॉस्पिटल से अपनी चोट ठीक करवाकर वापस निकलता है। लैम इस बार केस को लेकर काफी सीरियस था। इस केस को लेने के लिए उसने जानबूझकर माफियाज की मार भी सही थी। आगे लैम और एवलिन फिर से जॉलिन को मिलने बुलाते हैं। अब तक जॉलिन का पूरा रवैया काफी ज्यादा बदल गया था। इवन वो उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। एवलिन कहती है, हमारे हाथ एक सुसाइड लेटर लगा है, जिसके थ्रू हम आपके केस को दोबारा रीओपन करवा सकती हैं। लैम कहता है, इस बार मैंने इस केस को काफी डिटेलिंग में स्टडी किया है और देखना तुम्हें न्याय मिलकर ही रहेगा। जॉलिन कहती है, मुझे तुम दोनों बेवकूफों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हारे से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे नए लॉयर को हायर कर लूं। ऐसा कहकर जॉलिन जाने लगती है। तब लैम कहता है, तुम नए लॉयर हायर करके भी बहुत पछताओगी, क्योंकि वो लॉयर भी हमारी तरह ही तुम्हारे केस को हल्के मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हारे केस से इमोशनली जुड़ चुका हूँ। मुझे केस को हारने का काफी गम है, बस मुझे एक मौका दो। आगे जॉलिन का केस इन्हें मिल चुका था और ये दोनों जी जान से उस केस की फाइल देखने में लगी हुई थी। जॉलिन ने इन्हें अपने घर की चाबी भी दे दी थी, इसलिए ये दोनों घर जाकर वहाँ की अच्छे से छानबीन करते हैं। तभी यहाँ एवलिन को सोफे के पास से मेमोरी चिप मिलता है। इन चिप्स में जॉलिन और उसकी बेटी एल्सा की पुरानी फोटोज थी। फिर हम टिंग होंग और उसके एजेंट जैंग को देखते हैं। इन दोनों को पता लग गया था कि केस दोबारा से रीओपन होने वाला है,
जैंग कहता है क्यों ना हम इस बार कोर्ट के जूरी मेंबर्स को खरीद लें। टिंग होंग कहता है मुझ पर मैडम विक्टोरिया का काफी बड़ा कर्जा है, इसलिए मैं इस केस को एक बार फिर पूरी सफाई से क्लोज करना चाहता हूँ। मेरे मुताबिक जूरी मेंबर्स को खरीदना काफी रिस्की रहेगा। अगर किसी एक जूरी मेंबर्स ने भी मना कर दिया तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। इससे अच्छा है कि हम किसी बढ़िया लॉयर को हायर करें। मेरी नजरों में चोई नाम का एक लॉयर है। चोई ने आज तक जितने भी गैर कानूनी केसेस लड़े हैं वो सब में जीता है। आगे कुछ दिनों बाद हम केस का पहला ट्रायल देखते हैं। यहाँ विरोधी ने अपना लॉयर चोई को ही चुना था। सबसे पहले लैम खड़ा होकर कहता है मेरे हाथ पेश करने के लिए उस गार्ड का नोटिस है जिसने जॉलिन के केस में बयान दिया था। नोटिस में लिखा है मैं पूरी तरह पछतावे में हूँ। मैंने उस दिन कोर्ट में एक झूठ बोला था और मेरे उसी झूठ के कारण आज वो लड़की जेल में है। तब विरोधी लॉयर चोई कहता है नोटिस में बताए झूठ के कई सारे मतलब निकाले जा सकती हैं। हो सकता है कि गार्ड ये बोलना चाहता हो कि उस रात उसने कुछ नहीं देखा था और उसका पूरा बयान ही नकली था, या फिर गार्ड किसी दूसरे क्राइम के बारे में बताना चाहता था जिसका जॉलिन के केस से कोई रिलेशन नहीं। ओवरऑल इससे कहीं साबित नहीं होता कि जॉलिन ने क्राइम नहीं किया था। लॉयर लैम कहता है लेटर में कहीं नहीं लिखा कि गार्ड हादसे के वक्त कहीं और था। ये सब सिर्फ मिस्टर चोई का अंदाजा है। तब चोई कहता है अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है कि जॉलिन ने अपनी बेटी एल्सा को नहीं जख्मी किया था? तुम्हारा कोई विटनेस जो ये बात कोर्ट में साबित कर सके? सिर्फ एक मरे हुए आदमी के लेटर के दम पर हम पूरा केस दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते। तो लैम अपनी नजर नीची कर लेता है क्योंकि लैम के पास लेटर के अलावा ना कोई सबूत था ना ही कोई गवाह। आगे लैम और एवलिन सबूत जुटाने वापस जॉलिन के घर जाती हैं। यहाँ ये दोनों क्राइम का रिहर्सल करने वाले थे ताकि कोई सबूत मिल जाए। क्राइम सीन में अब भी एल्सा के खून के धब्बे पड़े हुए थे। इतनी सारी चोट एल्सा को टेबल की कोनी लगने से आई थी। तब लैम भी टेबल का मेजरमेंट करके एल्सा की एक्टिंग करता है और ब्लड स्पॉट की तरफ लेट जाता है। वहीं इधर एवलिन एल्सा की पुरानी फोटोज देख रही थी। तभी लैम एवलिन से कहता है वहीं रुक जाओ, जरा देखो एल्सा को इस टेबल में चोट लगी थी और जिससे उसका इतना सारा खून निकला था। इस मेजरमेंट के मुताबिक एल्सा को मारने वाला उस वक्त वहीं होगा जहां इस समय तुम खड़ी हो। तब एवलिन कहती है मुझे भी कुछ मिला है, जरा देखो ये सामने वाला डिस्प्ले पूरी तरह खाली है जबकि 1 महीने पुरानी फोटो में इसमें काफी सारी चीजें रखी हुई थी। लैम कहता है जरूर डॉक्टर किसी दिन यहाँ आकर ये पूरा केस साफ करके गया होगा। शायद डॉक्टर नहीं चाहता था कि उसका और जॉलिन का रिलेशन किसी को पता लगे। अरे जरा देखो, इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और सारी फैमिली इस फोटो मेरे सामने है। अब सोचो इन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं पीछे मुड़कर एल्सा को टेबल की तरफ धक्का दे देता हूँ। जरूर उस रात ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन आखिर वो आदमी कौन होगा जिसे इन फोटोज को देखकर गुस्सा आए और इस गुस्से में वो एक छोटी बच्ची को भी ना बख्शे। तो इसे सुन एवलिन के दिमाग में विक्टोरिया की इमेज आती है क्योंकि विक्टोरिया के पति डॉक्टर का जॉलिन के साथ गैर रिलेशन था। फिर ये लोग एक आदमी हायर करते हैं जिसका काम बस विक्टोरिया पर 2400 घंटे नजर रखने का होगा। आगे लैम फिर से जॉलिन से मिलने जाता है। लैम कहता है डॉक्टर ने आपके प्रेग्नेंट होने के बाद विक्टोरिया से शादी कर ली थी। आसपास के लोगों का कहना है कि डॉक्टर ने विक्टोरिया से उसके पैसों के लिए शादी की थी और डॉक्टर शादीशुदा है। ये जानते हुए भी आप डॉक्टर के साथ रहती थी। जॉलिन कहती है मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और डॉक्टर भी कुछ खास अमीर नहीं था, इसलिए उसने विक्टोरिया से शादी कर ली और विक्टोरिया के दिए पैसे हम पर खर्च करने लगा। मुझे बस एक फैमिली चाहिए थी और डॉक्टर उस फैमिली के खर्चे उठा रहा था। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खर्चे वो किसके पैसों से उठाता है, इसलिए मुझे डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं थी। तब एवलिन जॉलिन को क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ फोटोज दिखाती है। इन्हें देख जॉलिन के दिमाग में जोर पड़ता है। जॉलिन कहती है याद आया, नींद से जागते ही मुझे बाहर से डॉक्टर की आवाज आई थी। जब मैं आवाज सुनकर लिविंग रूम में गई तो वहाँ मैंने डॉक्टर को घुटनों के बल एल्सा के साथ देखा। एल्सा के चारों तरफ खून था और डॉक्टर एल्सा की नर्व्स चेक कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे एम्बुलेंस बुलाने को कहा तो मैं एम्बुलेंस को कॉल करने दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन जब मैंने वापस आकर देखा तो उस वक्त डॉक्टर कोई चीज डस्टबिन में फेंक रहा था। शायद वो चीज वाटर बॉटल्स थे। लैम कहता है डॉक्टर अपनी ही बेटी के घायल होने पर बॉटल्स के साथ क्या कर रहा था? जॉलिन कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। आगे लैम डिपार्टमेंट में प्रिंस को बुलाता है और एवलिन से बचते हुए प्रिंस के कानों में कुछ कहता है। इसे सुन प्रिंस कहता है ये तो काफी खतरनाक आइडिया है। लैम कहता है फेयर प्ले करने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, अब हमें धोखे का भी सहारा लेना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम शाम को विक्टोरिया को कॉल करोगे।
आगे शाम के वक्त प्रिंस विक्टोरिया को अनजान नंबर से कॉल करता है। प्रिंस कहता है, मिस विक्टोरिया, आपको मेरे फादर के बारे में अच्छे से पता होगा। उन्होंने कोर्ट में झूठी गवाही देने के गम से सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले मेरे फादर के पास सुसाइड लेटर को छोड़कर और भी कई सारे एविडेंस थे। उन्हें मैं बस कुछ पैसों के बदले तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो इसे सुन विक्टोरिया घबराकर कॉल काट देती है। आगे विक्टोरिया टिंग होंग को सारी सच्चाई बताती है ताकि टिंग होंग उसकी मदद कर सके। विक्टोरिया कहती है, उस रात मुझे डॉक्टर की कार में कुछ चाबियां मिली थी। ढूंढने पर पता लगा कि उनमें से एक चाबी उस जॉलिन के घर की थी। मुझे लगा कि जॉलिन कोई कॉमन लेडी होगी जिसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर होगा, लेकिन जब मैं जॉलिन का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर गई तो तस्वीरों से मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर की जॉलिन के साथ एक बेटी भी थी। इसे देख मुझे बहुत गुस्सा आया। इतने में ही उनकी वो शैतान बच्ची एल्सा मुझे कमरे से बाहर भेजने के लिए मारने लगी। तब मैंने भी उसे काफी जोर का धक्का दे दिया जिससे वो सीधा टेबल में जा गिरी और उसके सर से काफी सारा खून निकलने लगा। इसे देख मैं घबराकर उस घर से निकल गई और उस वक्त जॉलिन भी नींद में थी जिस कारण उसे कुछ भी पता नहीं चला। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी को लैम ने विक्टोरिया के पीछे लगाया था उसने इस सब की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ट्रायल के अगले दिन लैम और उसके साथी विक्टोरिया की वो वॉइस रिकॉर्डिंग सभी को सुनाती है। इसमें विक्टोरिया ने खुद बताया था कि उसी ने एल्सा को टेबल की तरफ धक्का दिया था। तब बीच में ही चोई उस रिकॉर्डिंग को बंद कर देता है। चोई अदालत में कहता है, मुझे इस रिकॉर्डिंग से ऑब्जेक्शन है। लैम कहता है, मेरे पास यही सेम रिकॉर्डिंग वीडियो फुटेज में भी है जिसे मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ मिस विक्टोरिया का चेहरा भी दिख रहा है। चोई कहता है, सबसे पहली बात, वीडियो फुटेज फेक हो सकती है। क्या पता इन्होंने उस फुटेज को डब करके मिस विक्टोरिया जैसी आवाज वाली किसी लेडी से बुलवाया हो। दूसरा, किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग करते वक्त अदालत और प्रोसिक्यूशन की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन मिस्टर लैम ने ऐसा कुछ नहीं किया। जज कहती है, आप तीनों लॉयर्स मुझे मेरे ऑफिस में मिलो, मैं खुद वो वीडियो देखूंगी। आगे तीनों लॉयर्स जज के साथ ऑफिस में होती हैं। जज वीडियो देखकर इस केस को रीओपन करने मान जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया इस रिकॉर्डिंग के बाद से घबरा गई थी, लेकिन टिंग होंग कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, बस एक रिकॉर्डिंग दिखाकर कोई आपको अंदर नहीं डाल सकता। उल्टा इस सबूत को तो वो लोग हाई कोर्ट में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप उन पर मानहानि का केस भी कर सकती हैं। रात को हम लैम को देखती हैं जो चुपके से जॉलिन के घर जाता है और डस्टबिन चेक करता है। इधर डस्टबिन में लैम को जॉलिन के बताए 2 वाटर बॉटल्स फेंके हुए दिखते हैं। अगले दिन लैम क्राइम सीन्स की फोटो की अच्छे से जाँच करता है। इनमें से एक फोटो में दरवाजे के बाहर कोई डॉल लटकी हुई थी। इतना दिखाते ही ये सीन यही कट हो जाता है। दूसरी तरफ टिंग होंग को दिखाते हैं। टिंग होंग की जान पहचान सुपरिटेंडेंट से थी। सुपरिटेंडेंट अपने आदमियों से लैम को अरेस्ट करने कहता है क्योंकि लैम ने इलीगल तरह से विक्टोरिया की फुटेज रिकॉर्ड की थी जो कि गैर कानूनी है। आगे लैम को दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है और थोड़ी ही देर में लैम को अरेस्ट करने उसके घर पुलिस वाले घुस आते हैं। आगे मानहानि के केस में लैम को 48 घंटों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि कल सुबह ही केस की कोर्ट में कार्रवाई होने वाली थी। फिर लैम के पार्टनर्स उससे मिलने आते हैं। प्रिंस बताता है कि विक्टोरिया और डॉक्टर ने कल शाम की फ्लाइट ली है, यानी कल वह दोनों आखिरी बार कोर्ट में पेश होंगे और कोर्ट से छूटते ही विदेश चले जाएंगे और केस फिर से पेंडिंग रह जाएगा। लैम समझ जाता है कि उससे जानबूझकर सही टाइम पर फंसाया गया है। तब एवलिन कहती है, आपकी गैर हाजिरी में मैं आपकी जगह केस लड़ूंगी, मुझे क्या क्या सवाल करने हैं वो सब इस फाइल में लिखा हुआ है। तब लैम फाइल पढ़कर एवलिन को बहुत डांटता है क्योंकि फाइल में लिखे एक भी सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था। रात के समय लैम वहाँ के सिक्योरिटी वर्कर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बात वहाँ के इंचार्ज से करवाए, लेकिन सिक्योरिटी लैम की बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। तब लैम कहता है, देख लेना, जेल से छूटते ही मैं सबसे पहले तुम पर केस करूंगा। दूसरी तरफ सीन लॉयर चोई पर शिफ्ट होता है। चोई से कोई कह रहा था कि अगर तुमने विक्टोरिया के लिए लड़ना छोड़ दिया तो वो लोग किसी नए लॉयर को हायर करेंगे और अंत में जीत उन्हीं की होगी। फिर हम एक पल के लिए लैम को देखते हैं जो जेल में रहते हुए कोर्ट में पूछने वाले सवालों की फाइलें तैयार कर रहा था। अगले दिन केस का तीसरा ट्रायल शुरू होता है और जज के आने से पहले सभी लोग अपने अपने प्लेस में बैठ जाते हैं। यहाँ जोलिन को पता था कि विक्टोरिया ने ही उसके लॉयर लैम को जेल के अंदर भिजवाया है। अब समय तेजी से गुजर रहा होता है और लॉयर लैम जेल में ही बंद होते हैं। तभी लैम के सेल में एक नए कैदी को भेजा जाता है। देखने में ये कैदी काफी खतरनाक लग रहा था। तभी कैदी अपने कपड़े से एक नुकीला वायर निकालता है जिसे देख लैम घबराने लगता है और तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब प्रिंस लैम से मिलने आया था तब लैम ने प्रिंस को बताया था कि इस जेल में मुझे सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है, वो है इस जेल का इंचार्ज। तब प्रिंस लैम का प्लान समझ जाता है। आगे प्रिंस पैसे देकर एक गुंडे को हायर करता है। ये गुंडा वही कैदी है।
अब प्रेजेंट में कैदी उस नुकीले वायर को अपने हाथ में फंसाकर हाथ को जोर से खींचता है, जिससे उसका काफी सारा खून बहता है। इसके बाद वहाँ स्पेशल टीम आकर कैदी की पट्टी करती है और वहाँ से ले जाती है। कैदी का काफी सारा खून बहा था, इसलिए ऐसे मौके पर इंचार्ज का आना जरूरी था। इंचार्ज के आते ही लैम इंचार्ज को आवाज लगाता है और फाइनली इंचार्ज को लैम के सामने आना ही पड़ता है। लैम इंचार्ज से कहता है, जब आप पहली बार डिपार्टमेंट में आए थे तब आपकी हेल्प मैंने की थी। इवन एक वक्त में तो मैंने आपके रिपोर्ट्स में लिखे ग्रामर मिस्टेक्स भी ठीक किए थे, जिस कारण आपका प्रमोशन हुआ। अब तक कोर्ट का समय शुरू हो चुका था और जज भी आने वाली थी। वहीं लैम इंचार्ज को समझा रहा था कि केस को फिर से क्लोज करने के लिए उसे प्लानिंग करके जेल के अंदर डाला गया है। अगर वो आज कोर्ट में नहीं पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा। इंचार्ज कहता है, लेकिन मैं भी इस पर कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने बॉस को इसका जवाब देना होगा। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, हम प्रॉक्सी कर सकती हैं। दूसरी तरफ कोर्ट का समय शुरू हो चुका था और लैम अभी तक नहीं आया था। वहीं लैम को प्रॉक्सी करवाकर इंचार्ज ने किसी तरह जेल से बाहर भेज दिया था और लैम रास्ते में भागते भागते कोर्ट की ड्रेस पहनकर कोर्ट की तरफ जा रहा था। आगे लैम बिल्कुल ऐन वक्त पर कोर्ट में पहुंचता है और एवलिन के पास जाकर जज से 10 सेकंड का टाइम मांगता है। लैम एवलिन से कहता है, वीडियो के बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं। अगर ये ट्रायल वीडियो पर बहस करने से निकल गया तो शाम को विक्टोरिया और डॉक्टर फ्लाइट पकड़कर दूसरे देश निकल जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं पूरी तरह तैयारी करके आया हूँ। मैं टिंग होंग और डॉक्टर को कटघरे में लाकर उनसे कुछ अहम सवाल पूछूंगा। ऐसा कहकर लैम जज से टिंग होंग को कटघरे में लाने की रिक्वेस्ट करता है। आगे लैम टिंग होंग से कहता है, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो में आप भी विक्टोरिया और उनकी मॉम से बात कर रहे थे। टिंग होंग कहता है, मैं बस उन्हें लीगल ओपिनियंस दे रहा था जो मैं कोर्ट में नहीं बता सकता क्योंकि बात थोड़ी प्राइवेट है। लैम कहता है, आप लंबे समय से विक्टोरिया के लीगल एडवाइजर रह चुके थे, लेकिन विक्टोरिया ने आपको एल्सा की मौत के बाद से अपने घर में बार बार इनवाइट करना शुरू कर दिया। इससे साफ पता लगाया जा सकता है कि आप लोगों के बीच जरूर ये बात हो रही थी कि एल्सा के मर्डर में उसकी मॉम जोलिन को कैसे फंसाया जाए। टिंग होंग कहता है, सबसे पहली चीज जो तुम कह रहे हो वो सब फैक्ट पर आधारित नहीं है और तुम्हारी इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी होना चाहिए। वो एविडेंस कहाँ है? लैम कहता है, बस मैं आपसे इतना ही सवाल करना चाहता था। योर ऑनर, मुझे और भी कुछ सवाल करनी है, लेकिन टिंग होंग से नहीं बल्कि डॉक्टर से। पर उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। तब जज ब्रेक की सहमति दे देती है। ब्रेक के दौरान लैम की टीम जोलिन से मिलती है। यहाँ लैम जोलिन से एक फोटो के बारे में पूछता है। ये फोटो फ्रंट डोर के दरवाजे के बाहर की थी जिसमें डॉल लगा हुआ था। आगे लैम प्रिंस से वो वाटर बोतल मंगवाता है जिसे डॉक्टर क्राइम सीन में छोड़कर गया था। इस बोतल को लेकर लैम वॉशरूम में लॉयर चोई से मिलने जाता है और चोई को वो बोतल दिखाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं एंड होता है। आगे कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू होती है और डॉक्टर को कटघरे में लाती हैं। तभी लैम जानबूझकर डॉक्टर के सामने वही बॉटल्स दिखाता है। इसे देख डॉक्टर एक पल के लिए घबरा जाता है। फिर एवलिन डॉक्टर से कहती है, आप हादसे की रात को कहाँ थे? डॉक्टर कहता है, मैं अपने स्टूडियो में था। स्टूडियो से निकलते वक्त मुझे जोलिन का कॉल आया, लेकिन वर्क इशू के कारण उस वक्त मैं उसका कॉल नहीं उठा सका। फिर स्टूडियो से छूटते ही मुझे मेरी वाइफ विक्टोरिया ने भी कॉल किया था। एवलिन कहती है, क्या आप अपनी वाइफ से कॉल में बात करने के तुरंत बाद ही जोलिन के घर गए थे? डॉक्टर कहता है, जी हाँ, दरअसल उस रात विक्टोरिया और मेरी फोन पर किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई थी, इसलिए मूड रिफ्रेश करने में जोलिन के घर चला गया। एवलिन कहती है, लेकिन पहले आपने बताया था कि जोलिन ने कॉल बैक करने पर आपका कॉल नहीं उठाया था, इसलिए आप गए थे। बट अब आप कह रहे हैं कि आप विक्टोरिया से झगड़ा होने के बाद मूड रिफ्रेश करने गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ छिपा रहे हैं? कहीं विक्टोरिया ने आपको कॉल में ये तो नहीं बताया कि उसने एल्सा को घायल कर दिया है, इसलिए सबूत मिटाने आप एल्सा के घर गए? तो डॉक्टर हड़बड़ाहट में कुछ नहीं कह पाता और फिर एवलिन अपना सवाल खत्म करके बैठ जाती है। फिर लैम अगला सवाल करने खड़ा होता है। लैम कहता है, हादसे वाली रात जब आप जोलिन के घर गए थे तब क्या हुआ था? क्या आप सब कुछ डिटेल में बता सकती हैं? डॉक्टर कहता है, जोलिन के घर आते ही मैंने एल्सा को जमीन में देखा और उसके नर्व्स चेक करने की कोशिश की, पर इतने में ही वहाँ जोलिन आ गई। तब मैंने जोलिन को पुलिस को कॉल करने लिविंग रूम भेजा। लैम कहता है, जोलिन के कमरे से लिविंग रूम तक पहुँचने में कितना समय लगता है? डॉक्टर कहता है, शायद 2 से 3 मिनट। लैम कहता है, यानी उन 2 से 3 मिनट तक आप कमरे में अकेले थे? डॉक्टर कहता है, जी हाँ। तब लैम अपना सवाल बदलकर डॉक्टर को वही बॉटल्स दिखाते हुए कहता है, क्या आपको इन बॉटल्स को देखकर कुछ याद आया? तो डॉक्टर इस पर मना करने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्टर का बैरिस्टर दूर से हाँ का इशारा करता है और डॉक्टर भी इस सवाल का जवाब हाँ में देता है। लैम कहता है, आपने जवाब हाँ में दिया है, इसे याद रखिएगा। अब डॉक्टर के मेज में एक एविडेंस फाइल रखी जाती है।
तब लॉयर चोई खड़ा होकर डॉक्टर से कहता है, जो वाटर बॉटल्स आपको अभी मिस्टर लाम ने दिखाई थी, क्या वो वाटर बॉटल्स मिस्टर जॉलिन के घर की थी? डॉक्टर कहता है हाँ। चोई कहता है, आपके सामने जो एविडेंस फाइल रखी है, क्या आप उस फाइल का पेज नंबर 8 खोल सकती हैं? तब डॉक्टर फाइल का 8वां पेज खोलता है। तब ये वही फोटो होती है जिसमें दरवाजे के पास डॉल लगी हुई थी। चोई कहता है, इस तस्वीर में फ्रंट डोर के पास एक बल्ब लगा हुआ है और वो बल्ब किसी डॉल से ढकी हुई है। इस तरह की डॉल आपकी बेटी बनाया करती थी। डॉक्टर कहता है, एल्सा को डॉल्स का काफी शौक था, वो पूरे घर को डॉल से भर दिया करती थी, लेकिन इसका केस से क्या लेना देना? चोई कहता है, इस डॉल का केस से काफी कुछ लेना देना है, पर पहले क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब मुझे ऑनेस्टली दे सकती हैं कि जब आपकी वाइफ उस गार्ड को कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए रिश्वत दे रही थी, तब क्या आप भी इस सब में शामिल थी? डॉक्टर कहता है, नहीं। चोई कहता है, अच्छा फिर जब आपको सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आपकी वाइफ विक्टोरिया ने आपकी बेटी एल्सा का मर्डर किया है, तो आपने विक्टोरिया को माफ किया या नहीं? तो इधर डॉक्टर का दूर बैठा आदमी उसे कोई इशारा करता है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर उसके इशारे को समझ पाता, उससे पहले ही प्रिंस अपनी चेयर पीछे की तरफ मोड़ लेता है और लैम को बताता है कि पीछे से कुछ लोग डॉक्टर को इशारा कर रहे हैं। तब लैम खड़ा होकर जज से कहता है, मुझे ऐसा शक है कि इंटेरोगेशन के वक्त पीछे से कोई डॉक्टर को मिसलीड कर रहा है, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक आदमी पीछे की साइड नजर रखे। तो जज इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और प्रिंस पीछे मुड़कर डॉक्टर के सभी आदमियों को मॉनिटर करने लगता है। अब लॉयर चोई फिर से कंटिन्यू करते हुए अपना वही सवाल दोबारा पूछता है कि आपने अपनी वाइफ के बारे में जानने के बाद उसे माफ किया था या नहीं? डॉक्टर हिचकते हुए कहता है, नहीं। चोई कहता है, आपने नहीं माफ किया, इसका मतलब आप अपनी वाइफ के एक्शंस के बारे में जानते थे। आपकी वाइफ विक्टोरिया ने सीसीटीवी में खुद कबूल किया है कि उन्होंने एल्सा को धक्का दिया था। जरूर ये बात विक्टोरिया ने आपको भी बताई होगी, इसलिए आपने विक्टोरिया का साथ दिया नकली गवाही बनाने के लिए। तब डॉक्टर समझ जाता है कि चोई लैम के साथ मिल गया है। तब चोई डॉक्टर से कहता है, मैंने तुम्हारे केस में अपनी बहुत मेहनत की, लेकिन फिर जब मुझे पता लगा कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मेहनत और समय तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। इसे सुन जज चोई को बिठा देती है। तब लैम कहता है, डॉक्टर मैंने आपको कुछ देर पहले ये फोटो दिखाई थी, इस तस्वीर में एक लाइट बल्ब डॉल से कवर किया हुआ है। अब अगर अंधेरे में किसी को बाहर से दरवाजे का लॉक खोलना होता है तो वो यूजुअली इन लाइट्स को ऑन कर देता है, क्योंकि अंधेरे में चाबी ढूंढकर उसे डालने में मुश्किल होती है। अब सवाल ये है कि क्या आपने भी दरवाजा खोलते वक्त इन लाइट्स को ऑन किया था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए बगैर लाइट के दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कहता है, हाँ मैंने लाइट्स ऑन किया था। लैम कहता है, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इन लाइट्स को ऑन करके ही अपने जेब में चाबी ढूंढी थी, बिकॉज उस वक्त काफी अंधेरा था। लैम कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तस्वीर उसी रात की है जिस रात मिस जॉलिन को पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब जरा डॉल की तरफ ध्यान से देखिए, क्या आपको डॉल के नीचे कोई बल्ब दिख रहा है? तो जब डॉक्टर गौर से देखता है तो डॉल के नीचे कोई बल्ब था ही नहीं। लैम कहता है, जब वहाँ कोई बल्ब ही नहीं था तो आपने बल्ब ऑन कैसे कर दिया? और जैसा कि आपने बताया कि उस वक्त काफी अंधेरा था, तो इतने अंधेरे में बगैर रोशनी के कोई चाबी से लॉक कैसे खोल सकता है? इसका जवाब ये है कि आपसे भी पहले आपकी वाइफ विक्टोरिया जॉलिन के घर गई थी। विक्टोरिया काफी हड़बड़ी में थी क्योंकि उसने एल्सा को बेहोश कर दिया था। इसी हड़बड़ी में वो फ्रंट डोर खुला का खुला छोड़कर भाग गई, इसलिए आप अंधेरे में ही बगैर किसी परेशानी के जॉलिन के घर में एंटर कर पाए। मतलब कि आपने कोर्ट में हर बार झूठ बोला और आपके इसी झूठ के कारण एक बेकसूर औरत को 17 साल की सजा हो गई। अब जरा इन वाटर बॉटल्स पर वापस आती हैं। ये बॉटल मिस जॉलिन के घर के डस्टबिन में फेंके हुए थे। डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बस इतना सवाल करना चाहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट का ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो और फिर अचानक से उसे बहुत सारा पानी पिला दिया जाए तो फिर पेशेंट के साथ क्या होता है? मैं बताऊं, वो पेशेंट मर जाता है। इसे सुन जॉलिन शॉक होती है। लैन आगे कहता है, उस रात आपने एल्सा के सर से खून निकलते वक्त उसे ढेर सारा पानी पिलाया था, लेकिन एक बोतल से बात नहीं बनी, इसलिए आपने जॉलिन के घर में रखा दूसरा बोतल भी एल्सा को जबरदस्ती पिला दिया। यहाँ आपने अपनी ही बेटी को मार डाला ताकि वो आपकी वाइफ विक्टोरिया के खिलाफ गवाही ना दे सकी, लेकिन इस बीच आप भूल गए कि एल्सा आपकी भी बेटी थी। इसे सुन जॉलिन गुस्से में डॉक्टर से कहती है, क्या लॉयर लैम जो बोल रहे हैं वो सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जवाब दो। ऐसा कहकर जॉलिन बहुत रोती है। फिर लैम कहता है, आजकल रिच क्लास के लोग हर तरह के क्राइम करके आसानी से छूट जाते हैं। इन लोगों के लिए कोर्ट सिर्फ एक मजाक रह गया है जहां पैसों के दम पर न्याय बिक जाता है।
लेकिन आज मैं जूरी मेंबर से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो एकदम सही न्याय करेंगे। ऐसा बोलते वक्त लैम कुछ गलत शब्दों का यूज करता है, जिसकी वजह से जज उसे बीच में ही बिठा देती है। जज कहती है कि एक ब्रेक के बाद जूरी मेंबर्स अपनी जजमेंट बता देंगे, तब तक आप सभी कोर्ट से बाहर जा सकती हैं। तो सभी लोग जज की बात मानकर कोर्ट से बाहर निकलती हैं। आगे ब्रेक खत्म होने के बाद जज कहती है जूरी मेंबर्स के अकॉर्डिंग कोर्ट डिफेंडेंट जॉलिन को नॉट गिल्टी करार करता है। इसे सुन जॉलिन बहुत खुश होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश उसके लिए लैम होता है। दूसरी तरफ सीन टिंग होंग पर शिफ्ट होता है। टिंग होंग के पास उसे अरेस्ट करने एंटी करप्शन टीम का कमिश्नर आता है। आगे टिंग होंग के साथ ही डॉक्टर और उसकी वाइफ विक्टोरिया को भी अरेस्ट कर लेती हैं, क्योंकि उन्होंने झूठे गवाह को खरीदा था। एंडिंग सीन में लैम को दिखाते हैं। लैम और उसकी टीम ने एक नया ऑफिस खरीद लिया था, जहाँ वे तीनों साथ मिलकर और भी नए केसेस सॉल्व करेंगे। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।